नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। राजनीति तेजी से चल रही है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दांव पे राजनीतिक हथकंडे तेज होते जा रहे हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की अल्पसंख्यक सभा बनाम अंबेडकर वाहिनी की। आज वही सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार दिव्यांग प्रकोष्ठ, दिव्यांग जन प्रकोष्ठ गठित किया है। और मंशा तो साफ रहती है, कोई कितना भी कहे समाज सेवा और सब सारी बातें। समाज सेवा तो राजेंद्र नारायण मिश्रा जी की पार्टी बहुत दिन से विकलांगों दिव्यांगों की सेवा कर रही है। जब विकलांग कहे जाते थे तब से सेवा कर रही है। लेकिन राजनीति दिव्यांगों के नाम पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। और राजनीति का वही स्वरूप जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि जिसकी जब जिसकी डिमांड है तब उसका खेल किया जा रहा है। अल्पसंख्यक सभा का मामला इस समय कमजोर है, तो इस समय अंबेडकर वाहिनी गठित की जा रही है। इस समय जातिगत जातियों का, छोटी जातियों का, जो पिछले वर्ग की छोटी जातियां हैं उनका इस समय एक बड़ा क्रेज है। जो दलित समाज की जातियां हैं उनका महत्व बहुत बढ़ गया है चुनाव में। तो अंबेडकर वाहिनी गठित कर दी समाजवादी पार्टी ने। और वही भारतीय जनता पार्टी में इनके यहाँ भी यह नया हुआ कि यहाँ दिव्यांग जन प्रकोष्ठ गठित हो गया। और दिव्यांग जन प्रकोष्ठ गठित करके दिव्यांगों को संगठित करने और वही सारी गतिविधियां शुरू हो गई जो दूसरे प्रकोष्ठों में होती हैं। आज सम्मेलन था दिव्यांग प्रकोष्ठ का इनके यहाँ, और उसके बाद में तमाम लोग बुलाए गए थे जो सहायक उपकरण हैं उन्हें देने के लिए। और तमाम से पूरे जनपद के दिव्यांग जन इकट्ठे हुए। तो पार्टी का जो मकसद है दिव्यांग जन प्रकोष्ठ गठित करने के पीछे, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। और बात की है कि पहली बार अगर प्रकोष्ठ गठित हुआ है तो उसकी सफलता उसमें मिलनी चाहिए, और वो पार्टी को मिलती दिख रही है। क्योंकि आज जिस तरह से पहली बार जिला स्तर पर सम्मेलन हुआ और वो सारी चीजें जो दूसरे प्रकोष्ठों में होती हैं, मुख्य अतिथि थे यहाँ के जो प्रभारी हैं वो अभिषेक जी मुख्य अतिथि थे। तो ये चीजें, और कई लोग बाहर से आए थे। तो वही दिव्यांगों को संगठित करने का एक बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। दिव्यांगों का के मतदान का अलग व्यवस्था रहती है। हर जगह रैंप बनाए गए हैं हर मतदान केंद्र पर, और विशेष ध्यान रखा भी जाता है। दिव्यांग जन मतदान करने जाते भी हैं। लेकिन यही शायद ध्यान रहा होगा कि जब इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांग जन हैं तो उन्हें क्यों ना क्यों अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें संगठित किया जाए, बात की जाए उससे। और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि राजनीति, दिव्यांगों पर राजनीति। और आज वो आई थी इनके यहाँ मुख्य अतिथि, उन्होंने कहा भी कि हम इस बार दिव्यांगों की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित भी करेंगे। 4% टिकटें भी देने की बात है दिव्यांगों को। तो एक है, कुछ भी कह सकते हैं राजनीति में। राजनीति चुनाव के समय तमाम से लालीपाप दिखाए जाते हैं। ये भी एक लालीपाप हो सकता है कि 4%, अब वो प्रियंका जी 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं, ये 4% दिव्यांगों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। तो यही सारे विषय रहेंगे, ऐसे ही सारे बिंदु रहेंगे आज की इस चर्चा के, कि दिव्यांगों को भी राजनीति में घसीटा जा रहा है और उन पर भी लेबल लगाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि पूरे जनपद के दिव्यांग उनके साथ हैं। तो ये सारे विषयों पर, ये सारे बिंदुओं पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम जी हैं, पार्टी के जिला मंत्री, और अमित पाठक हैं, पार्टी के युवा नेता, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक, और भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अभिषेक त्रिवेदी जी भी आज इस बहस शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से शशांक मिश्रा जी हैं, पार्टी के जिला मंत्री हैं। और इसके बाद कांग्रेस जी हैं, के प्रवक्ता हैं। और
इसके अलावा सुभाषपा से जो राजभर साहब की पार्टी है उसके प्रवक्ता सुशील कश्यप जी भी आज की इस बहस में शामिल हैं। तो राजेंद्र राज जी आपसे शुरू करते हैं। आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी, हमें याद है खुर्शीद आलम साहब के टाइम से दिव्यांगों के कैंप लगते थे, विकलांगों के, और तमाम बड़ी संख्या में जो सहायक उपकरण है वे बांटे जाते थे। बहुत पुरानी बात, हमें तो 1985 से याद है कि उस समय कितने बड़े बड़े स्तर पर कैंप लगते थे विकलांगों के। और महावीर जैन विकलांग सहायता समिति एक होती है, उसके कैंप लगते थे। तो उसके बाद में बड़ी संख्या में सहायक उपकरण बांटे जाते थे। लेकिन आपकी पार्टी ये क्यों नहीं सोच पाई इतने सालों में, 85 से ही जोड़ लें तो इधर 21, 15, 36, 37 साल हो गए, आपकी पार्टी ने इतना दिमाग क्यों नहीं चलाया कि वो भी दिव्यांगों के नाम पर, विकलांगों के नाम पर राजनीति करती? मिश्रा जी। शिखर भाई, आपका विषय आज का बहुत दिव्यांगों के हित में है। हमारी पार्टी हमेशा ही, हमारे नेता माननीय सलमान खुर्शीद जी दिव्यांगों को जो है साइकिल, ट्राईसाइकिल और सारे उपकरण बांटते रहे, उनकी मदद करते रहे समय समय पर, और हमेशा मदद की। लेकिन हमारी पार्टी दिव्यांगों पर ही नहीं, हमारी पार्टी किसी पर या ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करती है। केवल उनके एक नीति है, उसी नीति के आधार पर चलते हैं और उसी के आधार पर सहायता करते हैं। कभी हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती। देख, कल का विषय था अम्बेडकर वाहिनी के लिए, हमारे बीजेपी के पैनलिस्ट जो कल थे तो बड़ा समाजवादी पर तीखा हमला बोल रही थी। ये बोल रहे थे कि चुनाव आ गया है तो अम्बेडकर वाहिनी और जाने कौन कौन वाहिनी आ जाएंगी। तो आज ये क्या है, दिव्यांगों को 4% टिकट भी दिया जा रहा है, उनको साइकिलें भी बांटी जा रही हैं और उनकी मदद की जा रही है। तो ये तो सब चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही, जैसा कि आपने शेखर भाई ने कहा है, 1985 में बिल्कुल उससे पहले भी हमेशा दिव्यांगों की सहायता करती रही है, उन्हें साइकिल और बांटती रही है। और कांग्रेस पार्टी शोषित, दलित, पिछड़ों और गरीबों के साथ हमेशा ही खड़ी रही है, हमेशा खड़ी रही। कांग्रेस की नीति यही रही है कि सबके दबे कुचलों की मदद करना, और उसमें राजनीतिक रूप से उसका लाभ के लिए नहीं, ये उसकी नीति मदद करने के लिए है, हमेशा रही है कांग्रेस की नीति। और उसी के आधार पर हमारी पार्टी आज भी चल रही है। हम कभी न धर्म की बात करते हैं, न किसी जात की बात करते हैं, न किसी संस्कृति की बात करते हैं, और बात करते हैं दबे कुचले गरीबों उत्थान की बात करते हैं। उन्हीं के हित में कांग्रेस पार्टी है, हमारी पार्टी की नीति। शशांक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी। हाँ जी, 1996 के अंदर हर विभाग में 3% का आरक्षण दिव्यांग जनों को मिलता था, जिसे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4% कर दिया। 2016 में जब ये 4% किया गया था, तब से 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। मुझे भाजपा के मेरे साथी आगे अवगत कराएं कि तब से दिव्यांगजनों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या विकास के कार्य किए जो आज इनको दिव्यांगजनों की इतनी याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का विकास से कहीं कोई लेना देना तो है ही नहीं। और दिव्यांग लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वायदे किए थे, वो एक भी वायदा इन लोगों ने कहीं पूरा नहीं किया है। आज 5 साल का समय लगभग बीत चुका है इनका, 2016 पे 2022 आने वाला है। आप समझिए कोई भी कार्य इन लोगों ने नहीं किया है। और मुझे मेरे भाजपा के साथी बताएं कि आज ये 4% की बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी में कितने विधायक, कितने सांसद और कितने एमएलसी विकलांग हैं जो आज इन लोगों के विकलांगों को याद आ रही है। कम से कम हम समाजवादी पार्टी के लोगों के पास समरजीत पांडे जैसे कार्यकर्ता हैं जो विकलांग होने के बावजूद पूरे प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और फर्रुखाबाद जनपद के अंदर छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हमारे राधेश्याम श्रीवास्तव जो हैं, वो भी विकलांग हैं। मुझे मेरे भाजपा के साथी बताएं कि प्रदेश में विकलांग लोगों को इन्होंने कितने पद दिए। साथ ही शेखर भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में नवजात शिशुओं में विकलांग अगर वो है, वो इस बात का पता चलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2000 सेंटर में एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की शुरुआत की थी। आज आप समझिए कि 18 से 21 खत्म होने वाला है
और सेंटर बीच में ही लटका हुआ है, कहीं आज तक चालू नहीं हुआ है। इसी प्रकार से पूर्व उत्तर प्रदेश में इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से विकलांग लोगों को ये लोग उपकरण देने का काम करने जा रहे थे, और आप समझिए कि वहां अभी तक किसी की पोस्टिंग नहीं हो पाई है। वो पद इनका आज भी रिक्त है और दिव्यांग दर दर भटक रहे हैं। आज जब चुनाव का समय नजदीक है तो इनको दिव्यांग लोगों की याद आ रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिव्यांग जो है अब समझ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं बनने वाली है। उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सुशील, नमस्कार। अभी तक तो आपने कहा है कि दिव्यांग को इतनी मेहरबान क्यों हो गई भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प काफी हैं, लेकिन हमारे पास भी विकल्प काफी हैं, हम लोगों के भी पास विकल्प काफी होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देने लगा है कि हम उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनका स्थान नहीं बचा है, क्योंकि इन्होंने जो भी ये हमारा बहुजन वोट है, इसको लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं ये लोग। वो देंगे नहीं अपना वोट, क्योंकि इन्होंने उनके साथ में अच्छे व्यवहार नहीं किए और ना ही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं तो है कि हम टिकट देंगे, लड़ाएंगे, लेकिन टिकट से क्या होगा कि हम लोगों के पास भी समय है, हमारे पास भी समय है। टिकट देने से और जिताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना टिकट देने से कोई व्यक्ति जीत जाता है, और ना टिकट किसी को पर्याप्त मात्रा में देने के बाद भी कोई हारने और जीतने का संभावना नहीं बनती है। लेकिन यहाँ वोटर समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ क्या किया है, और भारतीय जनता पार्टी इस समय हमारे साथ क्या कर रही है। अल्पसंख्यक वोट प्लस आप बहुजन वोट को आप गिनती में अपने ला रहे हैं, लेकिन यहाँ गिनती में है नहीं वो वोट, क्योंकि हमारे पास ये वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बौखलाने लगी है अब, और बौखलाते बौखलाते ये जो है अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश कर रही, लेकिन वो नैया बीच में डूबने वाली है, ये हम लोग जानते हैं। दूसरी चीज ये है, भारतीय जनता पार्टी में नैया डूब गई और डूबने के कगार पे खड़ी है। अब इसे बौखलान है सिर्फ, और कुछ नहीं है। चलिए ठीक। अब चतुर्वेदी जी, क्या जरूरत पड़ गई दिव्यांग प्रकोष्ठ गठित करने, क्या भूमिका क्या है? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल इसको बधाई देता हूं कि इसने जनपद स्तर पर ही नहीं, एक अपनी अच्छी पकड़ पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पर बनाई है, जिसमें आज ये सभी पैनलिस्ट बैठे हैं। मैं सबको नमस्ते करता हूं सर्वप्रथम। दूसरी बात, आदरणीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, मैं उनसे जुड़ी हुई बात शुरू करता हूं। पहले भूमिका बताइए, फिर दूसरे राउंड में जवाब दीजिए। पहले भूमिका बताइए कि क्या जरूरत क्या पड़ गई, क्या किस पृष्ठभूमि में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांग जन हैं। पूर्व की सरकारों में भी ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, लेकिन ये केवल ये बताएं, पूर्व की जो सरकारें रही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, और भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 2010 की जनगणना में 55 लाख दिव्यांग इस उत्तर प्रदेश में रहते थे। उन 55 लाख दिव्यांग जनों के बीच में काम करने वाली तत्कालीन समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए वर्तमान में इतनी बड़ी, अभी प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं, इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकारें रही, इन्होंने दिव्यांग जनों से संबंधित कितने रिक्त स्थानों पर इन्होंने उस समय पोस्टिंग उनकी की, जो आज वो नौकरी कर रहे हैं, उनका ये सूची दे सकते हैं क्या? दूसरा, दिव्यांग जनों के अगर ये सच्चे हितैषी होते तो 2012 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एसी की बसों में से दिव्यांग जनों का वो पास अंकृत नहीं करते, जो उन्होंने 2012 में एसी की बसों में जो सुविधा मिलती थी, इन्हीं के मुख्यमंत्री तत्कालीन अखिलेश जी ने बंद कराए थे। और मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांग प्रकोष्ठ का भाजपा ने गठन करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के ही नहीं, भारत के संपूर्ण देश में जो हमारा नेतृत्व है, वो सेवा ही संगठन को मानकर ही कार्य करता है।
उत्तर प्रदेश में अगर हमारे बीच के कोई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संगठन के लिए लंबे समय में काम किया, तो अगर पार्टी को लगेगा तो उनको चुनाव में टिकट देकर के पार्टी उनको लड़ाएगी। लेकिन हम केवल चुनाव में लड़ा करके कोई दिव्यांगों का बहुत ऐसे स्नेह बटोरने का काम नहीं करते। हम सबके साथ सेवा भावना रखते हैं और इसी कारण हमको लोग आज क्यों, हमने जो आपने देखा दिव्यांगजनों के सम्मेलन में, हमने किसी भी बस में भर के लोगों को नहीं बुलवाया। हमारी वर्तमान में सरकार है, अगर सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है समाजवादी पार्टी के लोगों से देखिए, और सरकार, हमारे संगठन के लोग, हमारी सरकारें आज वर्तमान में प्रदेश में है, कहीं भी किसी विभाग में कोई भी व्यक्ति इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा जो उस समय देखने को मिला करते थे। और अगर बात करें दिव्यांगजनों की, तो दिव्यांग पहले हमेशा कहते थे लोग दिव्यांगजनों को कि ये हमेशा मांगने पर ही रहते हैं। आज दिव्यांग बहुत कुछ दे सकता है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी दिव्यांगजनों को कहां से कहां तक पहुंचाएगी, ये आप सबसे छिपेगा नहीं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस भाई साहब आपकी पार्टी में कांग्रेस प्रवक्ता जो अपने बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उस समय से लगातार भारत में इतना दिव्यांगजनों के लिए किया गया, तो माननीय तत्कालीन विदेश मंत्री माननीय सलमान खुर्शीद जी के ट्रस्ट में घोटाला भी इसी फर्रुखाबाद में हुआ था और उससे हमारे जनपद का जो सम्मान बढ़ा पूरे देश में, ये हम सबके लिए निंदनीय है कि हमारे देश में इतना बड़ा शख्स भारत का विदेश मंत्री हो और आज उस समय से लेकर आज दिन तक हम कहां पर खड़े हैं, ये इनको सोचने की आवश्यकता होनी चाहिए। अमित शेखर भाई, सर्वप्रथम तो यह कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिव्यांगों को लेकर राजनीति करने लगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है दिव्यांगों को लेकर राजनीति करने का। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो उत्तर प्रदेश में दिव्यांग हैं वो मुख्य धारा में लाकर, पूर्व की सरकारों ने जिस तरीके से उनको अज्ञातवास में धकेल दिया था, उनकी सुध नहीं ली, जिस तरीके से आज कांग्रेस के मित्र, समाजवादी पार्टी के मित्र बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे। अभी हमारे दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ने पूछा अभी समाजवादी मित्र से कि ऐसी बसों से इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पास को अनाधिकृत कर दिया था। एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जिस समय इनकी सरकार थी अखिलेश जी की, विकलांग लोगों ने एक आंदोलन किया था कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि 300 रुपए से बढ़ाकर आपने कितनी पेंशन की? आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई, सबसे पहला काम हुआ विकलांगों की पेंशन बढ़ाने को। समाजवादी मित्र इतने बेताब थे कि हमने विकलांगों के लिए क्या किया। अरे भाई, हमने वो किया जो आप नहीं कर सकते, हमने वो किया जो विकलांगों को भरण पोषण की चिंता हमारी सरकार ने की। हमने ऐसा किया कि अगर कोई विकलांग अपने धंधा रोजगार चलाना चाहे तो हमारी सरकार उनको 5 लाख का लोन देगी। आप क्या करते रहे? आप सिर्फ धन्ना से नहीं, सुनिए, देखिए सच सुनिए, पेट में दर्द हो तो बाद में हाजमोला खा लेना, लेकिन सच सुनिए, क्योंकि हमारी सरकार ने विकलांगों को आपकी सरकार ने धन्ना सेठों की चिंता की। और जरा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 85 से हम विकलांगों की सेवा करते आए। सही कहा, आप 1985 से विकलांगों की सेवा करते आए हो, क्योंकि राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपए विकलांगों का भेजता हूं तो नीचे 10 रुपए पहुंचता है। आज हमारी सरकार को देखिए कि विकलांग का जो उपकरण आता है जिले बाई जिले जाता है। कि आप लोगों की आंख में चश्मा तो लगाते नहीं हो, अगर चश्मा दिखाई देने वाला चाहिए तो मैं भेजूंगा किस तरीके से हमारी सरकार ने बिलाक बाई बिलाक दिव्यांगों के सम्मेलन कराए, उनको बिलाक बाई बिलाक दिव्यांगों को उपकरण मुहैया कराए। आज इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय में हमारे दिव्यांग भाई बहन पहुंचे और कोई हम नहीं लिवा कर लाए। कोई गुरसाईगंज से आ रहा, कोई अलीगंज से आ रहा, कोई गंगा पार से आ रहा, और सभी लोग एक मुश्त कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए कार्य किया है। ये अमित पाठक नहीं कह रहे हैं, ये और दिव्यांग जन भाई बहन कह रहे हैं। अरे समाजवादी मित्रों से कहूं कि एक सम्मेलन तुम भी बुला कर देख लो, औकात पता चल जाएगी अगर तुमने दिव्यांग जनों के बीच में काम किया होता। तुम तो सिर्फ वोट लेना जानते हो। सम्मेलन करते रहे भैया, साइकिल लगातार हम बांटते रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है, फिर भी हम लगातार साइकिल बांट रहे हैं भैया। अरे वाह, हमारी बात तो सुनिए।
आप बता रहे थे कि हमारे अखिलेश जी ने किया। अखिलेश जी ने सिवा 2017 में परिवार की लड़ाई के सिवा इस उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये किया कि किस तरीके से बाहुबलियों को पैदा करें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अपराध युक्त उत्तर प्रदेश बनाया और गुंडे माफियाओं को पालते रहे। आपके अखिलेश जी ने ये किया, इसीलिए दिव्यांगों का कभी भला नहीं लोग किया। आपकी पार्टी में हैं। अभिषेक जी पहले हम तो सुनिए, अभिषेक बात सुनिए, बड़ा रोचक विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस छूटे हुए समाज की चिंता की जिसको लोग बूझते नहीं थे, लोग मांगने वाला कहते थे। अगर कोई दिव्यांगजन किसी नेता के दरवाजे पहुंच जाते थे तो लोग कहते थे कि वो ट्राईसाइकिल मांगने आए होंगे, वो बैसाखी मांगने आए होंगे। आज ऐसे जन उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करें, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। और हमने आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिव्यांगजनों का दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आगे आने वाले समय में, जब अभी चुनाव आ रहे हैं, लोग कह रहे चुनाव के समय इनको याद आई, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आई। मौका नहीं मिलेगा भाई साहब, आगे जो करना है वो कर ही लीजिए बस। अरे सुनिए भाई, पहले राउंड में सुनने की आदत डालिए, नहीं तो फिर बोल नहीं पाएंगे आप भी। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन हुए लगभग 8 महीने गुजर गए और इन दिव्यांगों को ये किसी पर निर्भर नहीं रहने वाले हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इनको इतना सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेगी, ये दिव्यांगजन किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। और ये जो बैसाखी का सहारा लेकर चलते थे, ये आगे आने वाले समय में आप लोगों को बैसाखी का सहारा देने का काम करेंगे। अब बात आती है, अभी बड़ी अच्छी अच्छी दलीलें आ रही थी। एक पार्टी के लोग कह रहे थे कि साहब भीम आर्मी, अंबेडकर आर्मी, उनके ही जिस पार्टी से उनका गठन हुआ है, जिस पार्टी से उनका जो है गठबंधन की बात चल रही है, उस पार्टी में लोग उनको जोकर कह देते हैं और वो बैठ के यहाँ चैनल पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको ये नहीं मालूम है आपकी क्या औकात है, आपको लोग जोकर कहते हैं। दूसरे कांग्रेस के लोग बड़ा लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि साहब 1985 से लेकर हम सेवा करते चले आए। सेवा तो साहब उस दिन भी करते थे जब जाकिर हुसैन ट्रस्ट ने जो है बैसाखियों का पैसा खा लिया था। इस फर्रुखाबाद का नाम डुबाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है और सलमान खुर्शीद ने किया है। पूरे भारत में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे कि जब बैसाखी का पैसा खा गए थे तो विकलांग पार्टी के लोग आकर जब घेराव करते थे, अरविंद केजरीवाल आकर घेराव करते थे, तो यही सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था कि अरविंद केजरीवाल फर्रुखाबाद आ तो जाएगा पर जीवित वापस नहीं जाएगा। इतने घमंड में आप चूर थे। 2014 के चुनाव में फर्रुखाबाद की जनता ने आपको फर्रुखाबाद से वापस भेज दिया और आप ना फर्रुखाबाद में स्थापित नहीं हो पाएंगे। ये कांग्रेस को आईना दिखाने का काम फर्रुखाबाद की जनता ने किया। अब बात आती है, हम प्रत्येक समाज के हर एक तबका को, दबे कुचले शोषित वंचित है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी समाजों की चिंता कर रही है, उनको नेतृत्व देने की चिंता कर रही है। सरकार से लेकर और संगठन तक हमने सारी जातियों का समायोजन करने का काम किया है। हमने ये नहीं कहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में हैं तो हमारे सिर्फ ब्राह्मण ही काम करेंगे, सिर्फ क्षत्रिय ही काम करेंगे, सिर्फ बाथम ही काम करेंगे। इससे पूर्व की सरकारों में क्या परिस्थितियां रही कि वो एम बाई के अलावा दूसरा फैक्टर नहीं जानते थे। वो सिर्फ अगर नियुक्ति होगी तो साहब बाई अगर होगा तो नियुक्ति हो जाएगी, और अगर संगठन में जिम्मेदारी भी देंगे तो एम और बाई के अलावा अन्य जातियों को जिम्मेदारी देने का काम नहीं करते थे। क्या करते थे, जैसे ही चुनाव आया वैसे ही जातियों को इकट्ठा कर लेंगे, जातियों को नेताओं को ओबलाइज करते थे। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जाति के व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि समाजवादी पार्टी ठगने में जितनी माहिर है उतनी शायद ही कोई पार्टी इस उत्तर प्रदेश के अंदर हो।
अखिलेश जी का क्या हाल हुआ जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो, वो साहब एकदम 47 पे आकर गिरे। आसानी से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से जो है पब्लिक विदा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। तो साहब आप 2022 के चुनाव के बाद मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढिए आप अपने लिए। मैं समाजवादी पार्टी को इंगित करते हुए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव के बाद मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढिए। उत्तर प्रदेश के अलावा आपके पास कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आप मुंह छुपा लें। चलिए ठीक है भाई। हाँ बोलिए शशांक। हाँ शेखर भाई साहब जो ये बता रहे थे अभी, भगवान राम का चंदा खा गए ये संजय निषाद, जो कहते हैं कि कहीं खीर खाने से बच्चा पैदा होते हैं, वो आज दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। इनके मुंह से आज शोभा नहीं देता है। ये दंगे कराने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, तो दंगे कैसे होंगे? आप अखिलेश जी की बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए आपकी पार्टी में कितने विधायक, कितने सांसद विकलांग हैं? किसी दलित को आज तक जिलाध्यक्ष बनाया आपने? आप बताइए किसी विकलांग को आपने जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद बनाया? पूरे हिंदुस्तान में आपकी सरकार किसी का नाम बता दे पदाधिकारी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में ही पहले काम कर रहा था, मैं भी दिव्यांग हूँ, ऐसा नहीं। ज्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहले से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आपने कितने जिलाध्यक्ष तो बताओ मुझे आप। अरे आप बता दो, यादव और मुस्लिम के अलावा किसी को जिलाध्यक्ष बनाया आपने? समाजवादी पार्टी में अभी आप बात कर रहे थे, आज उत्तर प्रदेश में केवल छात्रों की सरकार चल रही है। समाजवादी पार्टी के महोदय में छात्रों की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। आपने मुस्लिम और यादव के अलावा कभी किसी को जिलाध्यक्ष बनाया? जब आज अन्य दलों के लोग जहाँ भारतीय, अरे सुनिए मेरी बात, सतीश दीक्षित, समाजवादी पार्टी ने जब देखा उत्तर प्रदेश में, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी और जातिवाद से ऊपर उठकर के इस देश ने स्वीकार किया कि केवल एक जाति का व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, और आपने देखा तब समाजवादी पार्टी मजबूर हुई कि नहीं, हमको सभी जातियों के जिला अध्यक्ष बनाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में पहले से ही लगातार जिलाध्यक्ष रहे हैं। आप 2014 से पहले के आप केवल हमें यादव मुस्लिम के अलावा अगर कोई जिला अध्यक्ष की सूची दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आपके पास सूची है? ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा आपको। 2014 के बाद समाजवादी पार्टी में केवल अन्य दलों के जिला अध्यक्ष बनना शुरू हुआ। 2014 से पहले आपने नहीं देखे होंगे, केवल नाम आता था, अंसारी, बुखारी, ये सब चला करते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब सिद्ध कर दिया कि जातिवाद से ऊपर उठकर इस देश के अंदर ही अच्छा इस देश के हित में हो सकता है, तब समाजवादी पार्टी के लोगों को लगा कि नहीं, हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। तब जाकर के आप लोगों ने जिला अध्यक्षों में जो जाति का समीकरण फिट किया, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में नहीं, आपने जहां जहां आपने ये बीज बोया, आपको आने वाले समय में ये वोट जब पड़ेंगे तो आपको गिनती याद आएगी कि समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व में गलतियां की, उसी का ये परिणाम है कि जनता में हमें याद नहीं आएगी, गिनती तो आपको याद आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार आपको 92 के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति करने का मौका नहीं दिया, आज वो फिर मौका आने वाला है। लंबे समय तक आपको लोग देश और प्रदेश की राजनीति से बाहर करने के इंतजार में है। गिनती कहीं नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के लोग अब लाल टोपी को नहीं आने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाल टोपी खतरा का प्रतीक है, क्योंकि अभी सत्ता में नहीं हो। तब आपके लोग कहते हैं कि आप सत्ता में नहीं हो, क्या कर लेंगे? आप लोगों को लाल टोपी के लोग मनमानी बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो आप तो अभी आपका जो हश्र होगा वो आप आने वाले विधानसभा चुनाव में देखिएगा। आज आपके लोगों की ये हैसियत है, आपके सांसद, आपके विधायक गांव के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, आप हंस रहे हैं पहले। अपने को राजनीति में विकास कर दिया आप लोगों ने कि आज जनता आपके सांसदों, विधायकों को, नेताओं को पीट रही है। आज तो या तो जेल में है, या उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं।
आप बनवारी लाल कंचल को भूल गए। बनवारी लाल कंचल आपके पूर्व राज्यसभा सदस्य जिनको लखनऊ पर वकीलों ने कपड़े फाड़ के पीटा था, भूल गए क्या? भारतीय जनता पार्टी के कौन से सांसद और विधायक को कौन दौड़ाया? फर्जी खबरों का आकलन मत दीजिए। और यहाँ जो विषय है विषय पर बात करें, फर्जी खबरों का आकलन बात नहीं कीजिए कि मुख्यधारा पर आपने क्या किया, बात नहीं कीजिए कि विकलांगों के लिए आपने क्या किया, बात नहीं कीजिए कि विकलांगों के रोजगार के लिए आपने क्या किया, बात नहीं कीजिए कि विकलांगों के रोजगार के लिए क्या किया आपने। अरे मैंने किया तो सुनो, मैंने कहा तो सुनो, आपने क्या किया विकलांगों के लिए हमने दिव्यांगजनों को नहीं दे पाए आज तक। आप हम ही ने उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बंधुओं की शादियों के लिए आज जो महिला है उसको 25,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उत्तर प्रदेश में जो युवा बहुत पहले से चला आ रहा है, अगर कोई नया कार्य नहीं किया है। अगर पहले से चलता आ रहा है तो एसी की बसों में आपने थैले पर मोदी जी का बड़ा सा फोटो तो लगा लिया आपने। में आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, आपने वो पास को अस्वीकृत क्यों कराया, इसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। पास केवल इसीलिए कैंसिल किया था मतलब लगातार एसी में नहीं चलेंगे, पासों के सारे उत्तर प्रदेश में लगातार एसी में नहीं चलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता जब तक डिजिटल पास जारी नहीं होता हम नहीं करेंगे। अब की बार 350 पार आप कहीं नजर नहीं आएंगे महोदय। और उत्तर प्रदेश में केवल जुमला है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी 350 ज्यादा आने वाली नहीं है इस बार। उत्तर प्रदेश में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार। और आप आने वाले समय में आप जो कहते हो ना दिव्यांग कितने विधायक और मंत्री बनाए, आप ये भूल रहे हो कि श्याम सुंदर दीक्षित उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर ही चुनाव जीत करके आए थे। आप ये भूल रहे हो कि उत्तर प्रदेश में आपको अभी सूची देंगे व्हाट्सएप पे तो आप भूल जाएंगे। समाजवादी पार्टी केवल जाति, धर्म और मजहब की परंपरा हमारी नहीं है भाई साहब, परंपरा तो आपकी है। आप जैसा एक एक करके बोले। सुने, जिसके नेता ने भारत माता जैसी माँ को डायन कहा, आज उन्हें एहसास हो रहा है कि डायन कहने वाला उसी का एक छोटा बेटा माननीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने भारत माता को डायन कहने वाले को बता दिया कि भारत माता कभी डायन नहीं हो सकती है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। नाथूराम गोडसे को पूछने वाले लोग बताएंगे, हमारी सुनिए, नाथूराम गोडसे को पूछने वाले लोग बताएंगे। राज्य में आप अच्छा आप बताइए, आप नाथूराम गोडसे को मानते हैं? महात्मा गांधी को बताइए मुझे आप। और आप सोचते हो, मैं बोलता हूँ नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। आप बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। प्रदेश में नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल सके। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल सके। अगर छत पे आगे बोल के दिखाइए आप मुझे। ऊपर खत्म हो गया 2007 बाद में। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे नेता, वो कहा करते थे 25 दिसंबर आ रहा है, आप भी देखेंगे उत्तर प्रदेश में सुशासन कानून का राज इस कदर हावी है कि जिले के कप्तान पिट रहे हैं, कहीं डीएम साहब पिट रहे हैं। आज कानपुर के अंदर जो आपने क्या किया, मैंने देखा कि एक बाप अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर गिड़गिड़ा रहा था और योगी बाबा की पुलिस उसे पीटने में लगी हुई थी। मैनपुरी का कांड भूल गए कि एक बहन का दुपट्टा खींचा गया था, तो उसका सिर छोड़ दिया। आप लोग अभी पंचायत चुनाव में महिलाओं का सिर हरण किया भाई साहब। चलिए बुलेटिन के आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए राजेंद्र रांझी का, अभिषेक का, अमित का, शशांक का, सुशील का और अभिषेक बाथम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।